हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री सिलेबस एंड मार्किंग डिस्कशन। किस प्रकार से इनका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिलेबस क्या है वो। एनसीईआरटी स्पेशली आपको बताना है यहाँ पे या समझना है एनसीईआरटी। ठीक है, इसके अंदर किस किस प्रकार से मार्किंग हो रही है एक बार हम इस प्रकार से देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में दो पेपर होते हैं भाई। एनसीईआरटी में दो पेपर होते हैं और दोनों पेपरों में ही पास होना अनिवार्य होता है। ठीक है, पहला पेपर होता है आपका थ्योरी का, मतलब फर्स्ट पेपर या एक पेपर थ्योरी का होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक, थ्योरी को हिंदी में सैद्धांतिक बोलते हैं, सैद्धांतिक। और प्रैक्टिकल को हम बोलते हैं प्रायोगिक। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि सैद्धांतिक कितने नंबर का होता है। तो इसकी जो मार्किंग है वो है आपके 56 56 नंबर का। और जो प्रैक्टिकल होता है वो होते हैं आपके 30 नंबर के। कितने के होते हैं भाई? 30 नंबर के। अर्थात ये तो आपको पेपर में लिख करके आना है, खैर लिख करके तो दोनों ही आने हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है जो प्रायोगिक रूप से आपको लैब में करने होते हैं। तो वहां से आपको 30 नंबर मिलेंगे और 56 नंबर आपको सैद्धांतिक थ्योरी वाले पोर्शन से मिलेंगे। ठीक है, अभी टोटल कितने हो गए हैं आप देखेंगे तो 56 और 30 ये आपके हो गए हैं 86। अभी यहां पर 14 अंक और बचे हुए हैं। पेपर जो होता है वो पूरे 100 अंक का होता है। ठीक है, 86 बचे कितने? 14। ये जो 14 है ना, 14 अंक ये आपको मिलते हैं 17 अंक के। 17 अंक के कितने अंक मिलते हैं आपको? 14। ठीक है, अब हाँ, यहां भी पास होना अनिवार्य है। सैद्धांतिक जो है इसमें भी पास होना अनिवार्य है और यहां पर भी पास होना अनिवार्य है। आप यदि किसी एक में भी फेल है तो फेल है। ठीक है, चलो ये तो था मार्किंग। अब बात आती है कि ये मार्किंग देखो, प्रायोगिक में आपके 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके अंदर 30 प्रश्न आते हैं। अभी 30 प्रश्न का जो सिलेबस है वो आपको डिस्कशन करना है। और ये तो प्रायोगिक है, खैर प्रायोगिक का भी करते हैं डिस्कशन, लेकिन पहले हम थ्योरी के बारे में कर लेते हैं। मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं कि इसके अंदर जो चैप्टर है वो आपके 16 चैप्टर है। चैप्टर कितने हैं? 16। और इन 16 चैप्टरों का जो वेटेज है, टोटल जो मार्किंग है वो है 56 मार्क। इतने मार्क मिलेंगे आपको 16 चैप्टर को पढ़ने के बाद, और ये ही आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव करती हैं। ये तो आपको लगभग प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं लगभग। यहाँ भी आपको स्कूल वाले यदि आप कंटिन्यूसली जा रहे हैं तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो मेन जो होते हैं वो ये होता है, अर्थात मेन डिस्कशन जो हम करने वाले हैं सिलेबस का वो हम इसका करने वाले हैं। चैप्टर 16 हैं और 56 अंक के जो हैं उनका। ठीक है, चलो करके देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटाने का चलो। कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, सारी बातें हम अभी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो देखो, 12th क्लास का जो पहला ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। दूसरा जो है वो है आपका विलयन। तीसरा जो है आपका वो है आपका वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। चौथा है आपका रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। 5 का जो चैप्टर है आपका
वो है आपका पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन। छठा जो आपका चैप्टर है वो है आपका तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत। निष्कर्षण एवं सिद्धांत। ठीक है। सातवां जो चैप्टर है वो है आपका पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। आठवां जो चैप्टर है आपका वो है डी व एफ ब्लॉक के तत्व। डी व एफ ब्लॉक के तत्व। और जो आपका 9 का चैप्टर है, 9 का, वो है आपका उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। मार्किंग भी आपको पता होनी चाहिए। और जो आपका 10 का चैप्टर है वो है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एरीन। ठीक है। 11 का जो चैप्टर है वो है आपका एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। 12 का जो है वो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि मैं बात करूं 13 चैप्टर की, तो 13 चैप्टर है आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। और इसमें हमें मेन रूप से पढ़ना होता है एमीन्स। एमीन एंड डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण। ठीक है। 14 का जो चैप्टर है वो है आपका जैव अणु। जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। 15 का है आपका वो है पॉलीमर या मतलब बहुलक। 16 का जो चैप्टर है वो है दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। रसायन का महत्व। दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। ये तो थे चैप्टर। अब हम थोड़ा सा इनके अंकों के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलो इनके एक बार में थोड़ा इंग्लिश में भी टर्म लिख देता हूं क्या है ये। तो ठोस अवस्था को बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। ये जो अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर है ये 11th में हम पढ़ लिए होते हैं गैस अवस्था और द्रव अवस्था। उसके बाद हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था। तो 12वीं क्लास का ये पहला ही चैप्टर बन जाता है ठोस अवस्था। और इसके जो अंक हैं निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं आपके यहाँ पे 3 अंक। कितने अंक का है भाई ये? 3 अंक। ठीक है। जो विलयन है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन। खैर विलयन की कुछ जानकारी हमें 11th क्लास में दे दी जाती हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमें पढ़ना होता है 12th क्लास में, जो अच्छी अच्छी फिनोमेनास हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनको हम यहां पढ़ते हैं। ये भी चैप्टर आपका 3 अंक का ही है। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसे हमें 12th में ही पढ़ना होता है। इसकी शुरुआत से ही हमें 12th क्लास से ही पढ़ेंगे इसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का है आपका। कितने अंक का है भाई? 4 अंक का। आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा हमें 12th क्लास में पढ़ना है। इसका कोई भी
खैर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो खैर 11 में पढ़ ही लेते हैं, वो तो 10th में पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन वैद्युत रसायन यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज जो नई मिलने पढ़ने को मिलेंगी वो यहीं से मिलेंगी। अगला है रासायनिक बल गतिकी, ये भी अपना एक अलग से चैप्टर है जो हमें 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। रासायनिक बल गतिकी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अगला चैप्टर है पृष्ठीय रसायन, 5वां चैप्टर। पृष्ठीय रसायन इसे बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बेटा ये भी जो आपका चैप्टर है वो आपके 4 अंक का ही है, ठीक है। फिर आता है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत। तो तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत अर्थात जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। निष्कर्षण को हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस किनके? तत्वों के। तो तत्वों के हम तो ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट भी कैसे? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है भाई। आगे देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन इसके जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो ये केवल 2 अंक का है। केवल कितने अंक का है? 2 अंक का। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसको देख लेते हैं। पी ब्लॉक का तत्व तो क्या बोल देंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये जो है ये आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट ये आपके 3 अंक का है। डी व एफ ब्लॉक के तत्व ये भी आपका 3 अंक का है। पी ब्लॉक डी व एफ ब्लॉक के, डी व एफ ब्लॉक एलिमेंट ये भी आपका कितने अंक का है भाई? 3 अंक। यदि हम बात करें 9 का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है ना, उपसह संयोजक बंध, वहीं से कोऑर्डिनेशन शब्द उठाया है। कंपाउंड्स को, यौगिक को कंपाउंड्स बोलते हैं, कंपाउंड्स। ये जो चैप्टर है वो आपके 4 अंक का चैप्टर है, ठीक है। लाइट चली गई। हाँ तो क्या कह रहे थे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उपसह संयोजक यौगिक वो आपके कितने अंक का है? 4 अंक का, ठीक। आगे चलते हैं। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स, तो इनको तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स ऐसे लिख देंगे। हाँ दूसरा नाम और समझेंगे हिंदी में तो ऐसे लिख दिया। इंग्लिश में इसको कैसे लिख सकते हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एंड हेलो एरिन। इस चैप्टर के जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो भी आपके कितने अंक निर्धारित हैं? 4 अंक का। कितने अंक का है ये चैप्टर? 4 अंक का। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये जो है ये भी आपका 4 अंक का चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है ये चैप्टर आपको याद रखना है। ये आपका 5 अंक का है, सबसे महंगा चैप्टर है। महंगे का मतलब है सबसे ज्यादा अंक का ये चैप्टर है, सबसे ज्यादा। फिर है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसमें एमीन और डाइएजोनियम लवण है। तो मैं बता देता हूं इस चैप्टर के जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो भी आपके 4 अंक हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल,
बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, इसके भी अंक आपके निर्धारित हैं, वो कितने हैं? 4। पॉलीमर, बहुलक, पॉलीमर, इसके भी जो अंक निर्धारित हैं वो हैं आपके 4 अंक। ठीक है। दैनिक जीवन में जो रसायन है उसकी यदि हम बात करें, दैनिक जीवन में रसायन, तो उसके भी अंक कितने हैं आपके? 3 अंक। चलो एक सेकंड ध्यान से देखेंगे, जो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है उसके जो अंक हैं वो 3 हैं। कितने हैं भाई? 3। और इसके भी कितने हैं? 3। ये सारे 3-3 अंक के चैप्टर हैं। ठीक है। नाइट्रोजन युक्त, कार्बनिक यौगिक, जैवाणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, ये सारे 3-3 चैप्टर के, सॉरी 3-3 अंक के क्या है? चैप्टर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है? सिलेबस है। टोटल ये जो मार्किंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 56। कितने होने चाहिए? 56। आप करके देखोगे तो आपको 56 ही मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे या उससे ज्यादा। तो देखते हैं, गिनेंगे तो आपको 56 मिलेंगे। यहां आपको ये जो चैप्टर है 3 अंक का, ये भी आपका यहाँ पे है 4 अंक का। ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इस प्रकार से इन चैप्टरों का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, एनसीईआरटी की खास बात बता देता हूं कि ये जो सिलेबस है ये आपके नीट, आईआईटी इनमें भी आता है। ठीक है। यहीं से सवाल बनते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही सवाल बन के आते हैं, इसलिए इसको सभी लोग बहुत अच्छे से समझ लें। हाँ, अब एक एक करके हम इन चैप्टरों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ाएंगे हम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जब आपको पता होगा कि हमें ये सारी चीजें पढ़नी हैं, तब जा करके आप आगे की प्लानिंग कर पाओगे। ठीक है। चलो, तो इस सिलेबस को आप याद रखेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, एक बात और बतानी थी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसे तो फिर भी आप डायरेक्ट 12th क्लास में पढ़ करके आप मैनेज कर लोगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि आपने 11th क्लास नहीं पढ़ी है तो मैनेज करना थोड़ा सा कठिन रहता है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है वो आपको 11th क्लास में कुछ हद तक बताई जाती हैं कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये योगात्मक अभिक्रिया है, और इनकी कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं कि उनकी कुछ अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है, स्पेसिफिक रिएक्शंस देते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं ना, वो आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। तो बात ये है कि सीधा यदि हमने 11th क्लास बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है तो क्या करें? तो उसको मैनेज करने का एक तरीका रहेगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ें, अर्थात चैप्टर नंबर 10 से लेकर के और चैप्टर नंबर 16 तक जब आप पढ़ें, तो आपको उससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स आने चाहिए। तो वो हम कवर करवाने वाले हैं जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसकी वीडियो भी मैं चैनल पर अभी अपलोड कर देता हूं 1-2 दिन में। आप वहां से मैनेज करोगे और उसको पढ़ने के बाद यदि आप इनको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। और वास्तविकता में मैं कहूं तो मेरा मानना तो यह है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा आसान रहती है, बशर्ते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको बेस आना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो आनी चाहिए, तब जाकर के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाते हो। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तक आप 11th क्लास की मैकेनिज्म को नहीं समझ पाएंगे अच्छे ढंग से, तो आप यहाँ पर रिएक्शंस को रटोगे, और रटना नहीं है, समझना है। तो समझोगे कब? जब आपको 11th क्लास का कुछ हद तक बेस आना चाहिए। तो मैं आशा करूंगा कि आप जीओसी को भी पढ़ेंगे। तो जीओसी की वीडियोस में अपलोड करूंगा, तब आप वहां से देख लेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी आसान इसलिए रह जाती है क्योंकि हम इसे
जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं से समझने की भी कोशिश करें तो हो जाता है। वैसे इतना आसान नहीं रहता कि भाई कि हमने 11th नहीं पढ़ी तो हम डायरेक्ट इसको कर पाए, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ इस प्रकार से रहता है, क्योंकि जैसे हम सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बेस के बारे में बताएंगे, 11th क्लास का हल्का सा बता देंगे, सॉल्यूशन के लिए भी हम 11th क्लास का बता देंगे। वैसे तो हम यहाँ भी बताएंगे, हर चीज में एक एक स्टेप में बताएंगे कि आप 11th क्लास की कौन सी गलतियां कर रहे थे, आपको यहाँ क्या समझना है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ी मोशन वगैरह होगा यहाँ पे, और ये बाकी जो सारा, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपके यहाँ पे 9। यदि आप सबसे पहले इस 9 चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे बेसिस यहाँ से मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे बेसिस यहाँ से मिल जाएंगे। जो नॉमेनक्लेचर है इनका, उस नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे जो समूह हैं, जो आयंस हैं, उनके नाम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा आसान रहेगा, कोई चीज अचानक मिलेगी तो आप बना पाओगे, ठीक है। वैसे तो 11th क्लास में भी होता है इसका टॉपिक, लेकिन पहले यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लें तो मेरा भी मानना यही है कि मैं आपको चैप्टर 9 से स्टार्ट करूं और फिर आगे अपन सब कुछ पढ़ें, ठीक है। पहले इसको करेंगे, हाँ। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या करना है, आपको जीओसी पढ़ना है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको कोई चीज लंबे समय तक अच्छी याद रखनी है तो हम उसको शुरुआत से लें। अभी अपने पास वक्त है, एनसीईआरटी सिलेबस 2020-21 से ही आपके 12th में स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पूरा बेस लेकर के चलें, ठीक है। धन्यवाद, यही बात मुझे बतानी थी।